नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर में मेरी मौजूदगी है और यहां पर आपको बताते चले, पटना के गांधी मैदान में आज इतिहास रचा गया। इतिहास इस बात को लेकर क्योंकि आज लाखों लोग गवाह बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं बार शपथ लेने के। आपको बताते चले, लाखों लोगों की मौजूदगी में 10वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने एक तरफ रिकॉर्ड बनाया तो नीतीश कुमार समेत कुल 27 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही और सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रमोहन नायडू का यहां पर पहुंचना, क्योंकि लगातार उनके साथ जिस तरह का वार्तालाप चलता रहा गृह मंत्री का, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। इसी पटना के गांधी मैदान से अब नारा लगाया जा रहा है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लोगों के लिए जो वायदे किए गए थे, अब एनडीए की ये जिम्मेदारी है कि उन वायदों को वो पूरा करे। एनडीए की ये जिम्मेदारी है कि लाखों लोगों को रोजगार का, नौकरी का जो वायदा किया गया है उसको अगले 5 सालों के लिए पूरा करे, क्योंकि 1 करोड़ इसका आंकड़ा निर्धारित किया गया है। 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाते में, जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ 41 लाख बताई जा रही है। अब 2 लाख रुपए उनको किस रूप में दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से सशक्त कर पाए। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा भी जमकर उछला था, जिस पर बीजेपी और एनडीए जेडीयू के बड़े बड़े वायदे हैं। इन तमाम वायदों को आज पूरा करना होगा। आपको बताते चले, नीतीश मंत्रिमंडल में 15 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है तो 11 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 14 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए हैं। 8 संख्या रही जेडीयू की, 2 एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से बने, 1 हम की पार्टी से बने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक आरएलएसपी के खुद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कुल मिलाकर मैं भी साक्षी बनी आज उस ऐतिहासिक पल का, क्योंकि देश में किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिसने 10 बार अलग अलग वक्त पर शपथ ली हो। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किस तरह से बाहर लेकर आएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रोजगार के वायदों को किस तरह से पूरा करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज बयान किस तरह के सामने आए हैं और ऐतिहासिक तस्वीरें क्या रही हैं इसी बिहार की, वो आपको दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। बिहार की जीत हमारी है, आगे बंगाल वाली दीदी बंगाल की बारी। ये कान खोल के सुन लीजिए, बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं। बंगाल में बीजेपी का कभी कोई जगह नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में ही एनडीए का वहां विसर्जन हो जाएगा, वहां ममता दीदी की सरकार बनेगी। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। जनादेश प्रचंड मिला है तो अब उसी तरह से वायदों को भी पूरा करना होगा। किसानों को लेकर एमएसपी की गारंटी का जो वायदा किया गया है, नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का जो वादा किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रावधान का जो वादा किया गया है, उन तमाम वायदों को अब पूरा करना होगा, क्योंकि
प्रचंड बहुमत है जिसको लेकर अब शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया गया है, तो यकीनन उसी तरह की शक्ति अब मैदान में भी दिखानी होगी ताकि बिहार से मजदूरों का जो पलायन होता है उसको रोका जा सके। यहां पर औद्योगिक विकास के काम में तेजी आए, क्योंकि यहां पर उद्योग धंधे को लेकर सबसे ज्यादा सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। आज जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, आपको बताते चले ओबीसी ईबीसी समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं, और उसके बाद बारी आती है सवर्ण समाज की। 8 चेहरों को तवज्जो दी गई है। 5 अनुसूचित जाति से 1 मुस्लिम जमा खान को भी मंत्री बनाया गया है, जमा खान जो कि जेडीयू से आते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, आप इसी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संजय कुमार जी, आप प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद एहतशाम उल हक, नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह जी, अध्यक्ष युवा चेतना के हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे अजय आलोक जी शुरुआत करते हुए, प्रचंड जनादेश मिला है और आज तो एकदम गमछा लहराता हुआ पूरे के पूरे गांधी मैदान में हमने देखा, और आसपास के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हाल के दिनों में गमछा लहराए हैं, अब विपक्षी पार्टियां गमछा लहराना क्या पहनना भी छोड़ देंगी। लेकिन मेरा ये सवाल है, डबल इंजन की सरकार ने ये जो बड़े बड़े वायदे किए हैं रोजगार का, विकास का, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर आज की तारीख में भी जब 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बावजूद बिहार पिछड़ा है। रोजगार के मामलों को लेकर अब उस तरह की व्यवस्था नहीं है, उद्योग धंधे को लेकर। तो रोड मैप क्या रहने वाला है, सरकार का एजेंडा क्या रहने वाला है, ताकि प्रचंड जनादेश की उम्मीदें भी आप जनता के लिए उसी तरीके से पूरी कर पाएं। अजय आलोक जी। देखिए, आज देश का प्रधानमंत्री फिर से जनता के कदमों में शीश नवाया उन्होंने, और गमछा लहरा के उन्होंने संदेश दिया कि जैसा बिहारी चाहता है कि बिहार का परचम पूरे देश में लहराए, प्रधानमंत्री इस मुहिम में बिहार को कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित तौर से देखिए चित्रा जी, कोई नई सरकार तो है नहीं, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। पॉलिसीज़ ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ चुकी है जो कि दिखा भी रही है अपना रंग। 17 एथेनॉल के फैक्ट्री हमारे लग चुके हैं। अब है कि और कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। लैंड बैंक के लिए ऑलरेडी ऑर्डर पहले ही पिछली सरकार में दे दिया गया था कि हर जिले में 500 से 700 एकड़ का एक लैंड बैंक हम बनाएं ताकि इंडस्ट्री को हम जगह दे सकें। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि 125 यूनिट जो भी फ्री की है उसमें हम इंडस्ट्रियल सब्सिडी दे सकें। तो ये तमाम चीज़ें ये पिछली सरकार में ही नीतिगत निर्णय ले लिए गए थे, और अपने स्टेट का रेवेन्यूज और कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी बहुत सारे काम चल रहे हैं। मखाना बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, किसानों को डायरेक्टली राहत मिलेगी जी। तो मुझे लगता है कि इन प्रोसेस और इन कंटिन्यूटी की सरकार है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अब कोई चुनाव 4 साल तक नहीं है बिहार में। अब बिहार में चुनाव सीधे 2029 के होंगे, तो 2028 तक का समय हमारे पास। 3 साल में सारे सपनों को धरती पर उतारना है, और इसके लिए टीम भी बहुत अच्छी है। नीतीश जी की अगुवाई में सारे अनुभवी लोग हैं, समर्पित लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जितने सपने हमने देखे हैं, जितना हमने घोषणा पत्र में कहा है, वो तमाम चीज़ें हम पूरा करेंगे और अपने आप को चैलेंज देंगे फिर से एक नए स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है 2032 तक बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में का जितना अनुभव बिहार में है उतना किसी दूसरे नेता का नहीं है। और जब मैं गांधी मैदान से कवरेज करने के बाद और शपथ ग्रहण कवर करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग के बाद वापस आ रही थी, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो आपके ही समर्थक हैं अजय आलोक जी, यानी कि बीजेपी जेडीयू एनडीए गठबंधन के, उन लोगों ने मुझे घेर कर कहा कि चित्रा जी रोजगार का मुद्दा उठाते रहिएगा, सरकार के सामने ये मुद्दा रखते रहिएगा, और यकीनन रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों को बहुत व्यापक तरीके से काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन अब मैं प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आते हुए, बार बार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा था नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा, उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। आज आपने देखा जोशो खरोश, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर मंच पर सबसे आगे आते हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद गमछा लहराते हैं, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत किया है कि डबल इंजन की सरकार में ही बिहार का विकास होगा। अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाने की कोशिश लगातार हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज की इन तस्वीरों पर भी टिप्पणी, और आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार सबसे पहले कौन कौन से वायदे पूरे करे? प्रियंका गुप्ता जी।
देखिए चित्रा जी, गमछा जो पहचान होती है वो संस्कृति और सभ्यता की भी पहचान है। उसके साथ में धूल और मिट्टी और पसीने से बचने के लिए भी गमछे का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना यह है कि कितना पसीना डबल इंजन की सरकार बहाती है और कितना धूल मिट्टी साफ करती है, क्योंकि सरकार तो पहले भी चल रही थी। पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जो राष्ट्रीय औसत है, जो प्रति व्यक्ति आय का, वो जरूर टच करेगी। उसके साथ में कुपोषण की समस्या भी दूर होगी, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं हैं वो भी दूर होगी। उसके साथ में जिस तरह के वादे किए गए हैं 1 करोड़ रोजगार के, वो भी दिए जाएंगे। और उसके साथ में फैक्ट्री है, जो जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सारी लगाई जाएंगी। IT पार्क का वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ में जो लगभग 70,000 करोड़ का जो घोटाला है CAG की रिपोर्ट, उस पर भी पर्दा साफ किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल लगेगी। लोकपाल जैसी जो है वहां पर असलियत दिखाई देगी लोकपाल की, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है वो मुझे लगता है कि अब साबित करने की भी जरूरत आन पड़ी है। लगातार जिस तरीके से वादे किए गए हैं वो पूरा करने का समय है। महिलाओं को जो 2 लाख रुपए का वादा किया गया है वो भी देना होगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के सरकार को उनके वादों पर खरा उतरने के लिए, मजबूर करने के लिए तैयार है। और विपक्ष का पूरा एजेंडा रहेगा कि इस तरीके से सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरे करे और जनता के हित और जनता के पक्ष में लगातार आवाज उठाता रहेगा। इसके साथ में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज पूरे देश पे एक कहना चाहिए SIR को लेकर भय और डर का माहौल है, और उसको भी सरकार को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए कि जिस तरीके से SIR बिहार में हुई, उसके बाद 12 राज्यों में जिस तरह का डर और भय का माहौल है उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। क्योंकि जिनके घर में भी गणना प्रपत्र पाल नहीं पहुंच रहे हैं वो पूरी तरीके से पैनिक है। उनको लग रहा है कि उनका नाम काट दिया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से BLO पर प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि BLO की आत्महत्या की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। उन पर भी सरकार का क्या रवैया होगा, चुनाव आयोग का क्या रवैया होगा, वो भी देखने लायक है। क्योंकि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से जिस तरीके से काम कर रहा है वो सबको दिख रहा है। एक BLO के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो लगभग एक बूथ की जिम्मेदारी होती है। एक बूथ पे लगभग 1200 या 800 या 700 लोगों की जो है सूची होती है। उस पर उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। 4 दिसंबर जिस तरह से लास्ट डेट है, तो पूरी तरीके से पैनिक है। लोगों के घर गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, एक दबाव भी मौजूद है। किस तरीके से राजनीतिक प्रेशर है, किस तरीके से प्रशासनिक प्रेशर है BLO के ऊपर, तो वो BLO पूरी तरीके से प्रेशराइज होकर काम करने के लिए मजबूर है। उनकी स्थिति पे भी जरा प्रकाश डाले। और लगातार इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ना ही कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई जो है एक तरीके से कहना चाहिए एक जागरूकता है, तो वो भी एक अपने आप में सवाल निशान है कि किस तरीके से होगा। पहले ये जान जाएं कि इनके, ठीक है अजय जी, अरे एक मिनट सुनिए, आप कह रही थी कि 700 या 800 या 1200 होते हैं एक बूथ, नहीं ये कह रही थी कि 700 या 800 या 1200 वोटर होते हैं एक बूथ पे। इनके सहयोगी RJD वाले कह रहे थे कि हर EVM में 25,000 वोट पहले ही डाल दिए गए। नया थ्योरी लेके आते हैं। अच्छा किया कांग्रेस ने आज ऑफिशियली घोषणा कर दी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। नहीं है इंडिया गठबंधन, क्योंकि आप लोग की बातें पूर्व व पश्चिम दोनों एक तरह की होती है। 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 तारीख है। अरे आपके जगदानंद सिंह है RJD के नेता, उन्होंने ही कहा कि 25,000 बूथ पहले ही डाल दिए गए हर EVM में। मैंने नहीं कहा, सिर्फ पहले आप पता करके आया कीजिए ना RJD वाले क्या क्या कह रहे हैं। बड़ा भाई तो वही है यहाँ बिहार में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म वितरित जा चुके हैं और फॉर्म वापस जमा करने की तारीख आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए तो, बड़ा भाई, छोटा भाई, जुड़वा भाई, अब उससे आगे निकलते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को जनादेश इसलिए मिला है ताकि वो बिहार का विकास कर सके, युवाओं की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब इंडिया गठबंधन के खत्म होने की बात अजय आलोक जी आप करते हैं ना, तो मैं चूंकि उस समय रिपोर्टिंग कर रही थी, जून का वो जब महीना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 तारीख जून का वो महीना था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इसी पटना से इंडिया गठबंधन का शुभारंभ हुआ था। फिर वो छोड़कर निकल गए। फिर इंडिया गठबंधन का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा, लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरह से अलग हो गई है। संजय कुमार जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, संजय कुमार जी, JDU के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर 10वीं बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जो किसी और मुख्यमंत्री के नाम पर दर्ज नहीं है। लेकिन विकास के पैमाने पर जो रिकॉर्ड आप लोगों को बनाना चाहिए, उससे आप लोग अभी बहुत दूर खड़े हैं, बहुत पीछे खड़े हैं। मैंने तमाम आंकड़े यहाँ पर इकट्ठा किए, जिसके जरिए ये पता लगता है कि कितना काम किए जाने की आपको जरूरत है। विदेशी निवेश में आप 18वें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति आय यहाँ की सबसे कम है, फैक्ट्री स्थापना में आप 16वें नंबर पर हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके मद्देनजर आपको बहुत 24 घंटे 7 दिन वाले मोड में काम करना पड़ेगा। संजय कुमार जी। नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, हम लोग तैयार हैं, सरकार बिल्कुल तैयार है और नई ऊर्जा के साथ जो हमें जनादेश मिला है हम उसका बहुत ही सम्मान करते हैं।
और इस बार हमारा लक्ष्य यही है कि बिहार को हम लोग टॉप 10 स्टेट में लेके जाएं। आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बिहार में होने वाला है, जहां पर कि ये डबल इंजन की सरकार केंद्र के मदद से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को लाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जैसा अजय जी बता रहे थे, एथेनॉल में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत सारे फील्ड्स में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आ रही हैं। काफ़ी MOU साइन हुए थे, जो पहले रुके हुए थे वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वापस से कहीं जंगल राज नहीं आए, तो अब वो सब आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। पूरा जो इकोसिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का इकोसिस्टम है, वो वॉच कर रहा था बिहार को, और अब बिहार में लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा और बिहार में अब देखेंगे आप कि बिल्कुल जो रफ्तार पकड़ चुका है ना, वो उस हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। सॉफ्टवेयर पार्क, IT पार्क, जितने वायदे हमने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, जो भी हमने कहा है वो हम जरूर करके दिखाएंगे। बिल्कुल 24 घंटा काम करने वाली स्थिति है और हम करेंगे। हम साथ में मिलकर एनडीए के सारे घटक दल, हम लोग बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही कैपेबल यूनिटी है हमारी, और डबल इंजन की सरकार है, तो हम जरूर ये काम करके दिखाएंगे। चित्रा जी, हमारा जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, यहाँ पे रोजगार बढ़ाएं, यहाँ से युवाओं को बाहर नहीं जाने पड़े काम करने के लिए। हाँ, और जनादेश में इसीलिए मिला है आपको, ताकि उस रफ्तार को दोगुनी गति से आप बढ़ाइए और फिर बिहार का विकास करिए। क्योंकि अभी भी देखिए, बार बार कहा जाता है कि अगर एक स्थायी सरकार रहे, एक कोई मुख्यमंत्री रहे, तो फिर बहुत तेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी भी आपको ये देखना होगा, जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, दुगनी ताकत के साथ मेहनत करनी होगी। राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा शुभकामनाएं देकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को बधाई दी। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे, गांधी मैदान में मैं खुद खड़ी थी मंच के बिल्कुल सामने, उम्मीद कर रही थी कि कम से कम विपक्ष के नेता मंच पर आएंगे और विपक्षी दलों से भी उस मंच की शोभा होती है। क्योंकि इसके पहले हमने अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश में देखा हुआ है, लेकिन खैर वो वहां पर नहीं पहुंचे। अब मैं आपके पास आते हुए राजकुमार रंजन जी, मेरा ये सवाल है, देखिए उनको जनादेश मिला है तेज रफ्तार में काम करने के लिए, आप लोगों को जो थोड़ा बहुत जनादेश, क्योंकि 25 सीटें आपकी है, पिछली बार आपके पास 75 थी, आपको जनादेश मिला है ताकि आप सरकार के ऊपर नजर रखें, ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। तो अब क्या उम्मीदें आरजेडी को है बिहार के विकास को लेकर, किस तरह से काम करेगी डबल इंजन की सरकार? चित्रा जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके तमाम कैबिनेट और बिहार सरकार में अधिकृत तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों को भी डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है और जो वायदे इन्होंने किए हैं उन वायदों को पूरा करेंगे। बहरहाल इन 20 सालों में लगभग 17 सालों की सरकार रही है, 11 सालों की सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार रही है। बिहार की जनता ने देखा है, बिहार की जनता मूड बना लिया था परिवर्तन करने का, सत्ता विस्थापित करने का। इन्होंने जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, चुनाव आयोग को जो पारदर्शिता दिखाना चाहिए, जो निष्पक्षता चुनाव आयोग को होनी चाहिए, कि चुनाव के बीच में जिस तरह से रेवरी के रूप में बिहार सरकार के पैसे को, आम जनता को वोट खरीद लिया गया, 10-10 हजार रुपया पकड़ा दिए गए, क्या यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता का एक प्रमाण है? क्या यह चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या इतने ही इनको अगर कॉन्फिडेंस था कि 20 सालों में हमने बिहार को बहुत बदला है, परिवर्तन किया है, तो बिहार नीति आयोग में जो दर्ज है बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? इनको बिहार ने तो मौका दिया था, एक बेहतर मौका दिया था। 17 सालों से आप सरकार में है लगभग, और डबल इंजन की सरकार भी है, तो बिहार गरीब राज्य क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इन पर है। बेरोजगारी में सबसे कमतर क्यों है बिहार? पलायन बिहार में क्यों हो रहा है? क्यों, किसने रोका था आपको? अब तो जनादेश क्या आ गया ना, एक सही से जनादेश आ गया, सरकार बन गई, पूरी सरकार ने ताकत दिखा दी, एनडीए ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, नारा लग गया कि बिहार के बाद बंगाल की बारी। अब उससे बाहर निकलते हैं ना। देखिए, अगर आप लोगों को इस बात को लेकर डाउट था, यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, पैसे से खरीद रही है वोट, तमाम बातें, आप उसको लेकर कोर्ट जा सकते थे। अब तो चुनाव का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद अगर हम सिर्फ टीवी डिबेट में ये बातें करेंगे तो मुझे लगता है ये बातें बेमानी है।
अगर आपको डाउट है आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अब तो महाराज रिजल्ट आ चुका है, नई सरकार शपथ ले चुकी है। अब तो ये देखना है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम सही ढंग से। देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे चित्रा जी जवाब एक बनता है चुनाव के बाद भी तो देश को नई दिशा दिया है जी। आप रुक जाइए, तो इस पर एक पारदर्शिता जो होनी चाहिए चुनाव आयोग को, वह उसमें बड़ी खामी है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग इस तरह के रणनीति करने लगे और वह रणनीति सत्ता पक्ष से मुझे जवाब देने दीजिए, तो चुनाव आयोग का परिणाम इसी तरह के होंगे। लेकिन अब बोल लीजिए आलोक जी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि बिहार में पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। बिहार से जो लोग राजनीति में अच्छा सुनिए संख्या में बाहर जाते हैं रुके। सुनिए जरा, हो गया, बोल लिया आपने, भाषण देने का नहीं है टाइम जी। धन्यवाद। अब सुनिए जरा, बोलिए। सबसे पहली बात चित्रा जी, राजनीति में जो जनादेश का सम्मान नहीं करे, राजनीति उसे छोड़ देती है। जैसे आरजेडी और कांग्रेस को राजनीति छोड़ते जा रही है। वापस 2010 वाले परिणाम पे ये आ चुके हैं। इसका अंजाम जानते हैं ये कितना खतरनाक होने वाला है। ना परिवार बच रहा है, ना पार्टी बच रही है। अब रही जहाँ तक पैसे बांटने की बात, तो मान्यवर कृपया स्टडी करके आया कीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ लिखा जाता है कि सरकार की ऑन गोइंग स्कीम को भी चुनाव के दौरान चलाने के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। 15 सितंबर को ही आचार संहिता लगने के पहले चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा चुनाव आयोग से ये परमिशन ली थी कि चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपये डिसबर्समेंट होंगे। लास्ट डिसबर्समेंट 7 नवंबर को होगा। बाकायदा चुनाव आयोग से परमिशन लेके काम किया गया है और चुनाव आयोग किसी राज्य को मना नहीं करता है कि ऑन गोइंग स्कीम करने के लिए आप परमिशन लेके नहीं चला सकते हैं। इसीलिए एक गलत नैरेटिव फैलाने का फायदा नहीं है। आप हारे, अपनी हरकतों से हारे। जंगल राज की वापसी यहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको मौका नहीं दिया और मौका नहीं देंगे भी आगे भी। जब तक लालू परिवार है बिहार की राजनीति में, आप सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। आप लोग सत्ता में वापसी नहीं करेंगे और जब तक गैंडी परिवार है, कांग्रेस राष्ट्र में वापसी नहीं करेगी। चित्रा जी बोलते रहेंगे तो विपक्षी दलों का साथ लेकर कैसे करेंगे आप बिहार का विकास? ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास आ जाती हूँ। रंजन सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद चेतना से जुड़े हुए हैं। रंजन सिंह जी, एक बार एलजेपीआर के नेता, हाँ रंजन सिंह जी के पास आते हैं। 2 मंत्री तो आपके भी बन गए हैं। बताइए, 2020 में अकेले लड़कर कहा एक विधायक आपका जीता था, इस बार 19 विधायक जीत गए, 2-2 मंत्री पद मिल गया। लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। लॉ एंड ऑर्डर पर मौजूदा नीतीश सरकार को इसी चुनाव के दौरान खूब चिराग पासवान की ओर से घेरा गया और सवाल खड़े किए गए इस मुद्दे को लेकर। तो अब इस पर भी निगाह रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कितनी सख्ती से काम करती है सरकार। चित्रा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए चित्रा जी, यही तो हमारे सरकार और हमारे गठबंधन की खूबसूरती है और हमारे नेता जिस तरीके से जाने जाते हैं अपने कार्यशैली को लेकर, हमारे नेता की ये पहचान है कि हम अपने गठबंधन में रहकर भी गठबंधन में कैसे अपनी बातों को रखते हैं। आज जिस तरीके से जो सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी 19 विधायक जीत कर आई, हम लोग 2 मंत्री हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले सपनों का बिहार अब बनने वाला है। ये जो जंगल राज के युवराज जिस तरीके से आज कह रहे थे, आज इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के कारण हम चुनाव हार गए। इनको पता है कि 2010 में केंद्र में किसकी सरकार थी? 2010 में केंद्र में इन्हीं की सरकार महागठबंधन की थी और उस समय जब बिहार में चुनाव हुआ था तो महज 22 सीट पे सिमट के रह गए थे। तब उनको समझ नहीं आया। एक हकीकत तो ये है कि ये जनता को, जनता के नब्ज को, जनता की बातों को ही समझना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले समय में जो संकल्प उन्होंने 2020 में बनाया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको 2025 में अब फिर से उसको जमीन पर उतारने के लिए अब संकल्पित है। और हमारे 19 विधायक एनडीए के साथ कदम ताल करके जो पुराने हमारे नेता हैं उनके अनुभव और नया जोश के साथ अब जमीन पर हम उतारने वाले हैं। लेकिन इनको आज पता नहीं है चित्रा जी, जिस तरीके से इनकी राजनीतिक विरासत खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन, ये आज इस बात को समझने के लिए भी तैयार नहीं है
कि जनता के बीच में जाकर काम करने के बजाय ये इनके प्रवक्ता और ये आकर आपके शो में अलग अलग प्रवक्ता सिगुफा छोड़ते हैं और ये सिगुफा टारगेट करते हैं एनडीए के डिफरेंट नेताओं को। इनको समझ नहीं आती है इससे इनका कितना हार्म हो रहा है। जनता सब कुछ जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है। 10,000 रुपए के रेवरी की बात करते हैं, ये 2,70,00,000 नौकरियां की जो हो नहीं सकता है उसके वादे ये कर देते हैं। ये वादे वैसे कर देते हैं जैसे 6 करोड़ महिलाओं को ये महिला सम्मान निधि के नाम पर ये देते हैं, तो इनको समझ नहीं आता है कि उस समय ये बरगला रहे होते हैं। तो जनता जानती है कि हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार को अभी बहुत कुछ काम करना है, लेकिन ये काम करने के लिए भी जनता का विश्वास एनडीए पर ही है। वो जानते हैं कि सक्षमता, कार्यकुशलता और नेतृत्व करने की क्षमता इसी पार्टी, इसी घटक दल में है जो इस काम को कर पाएगी। और केंद्र के सहयोग के बिना बिहार का विकास अभी संभव नहीं है, जनता जानती थी। बिल्कुल, यही परिणाम मैंडेट इसीलिए मिला है। इतना प्रचंड जनादेश बहुत कम सरकारों को नसीब होता है, लेकिन अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी जो 15 से 29 वर्ष में, आपको बताते चले जो आंकड़ा है, बेरोजगारी दर 10वें नंबर पर, करीब 50% घरों से पलायन होता है, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, 43% खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इन तमाम वायदों को आपको पूरा करना होगा। लेकिन अब मैं जरा टीएमसी के पास आ जाती हूँ। मोहम्मद एहतशामुल हक जी, नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए हक साहब, यहाँ से तो अपना हक साडा रख शुरू कर दिया है। अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला, गिरिराज सिंह ने नारा लगाया है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, और जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिस दिन चुनावी रिजल्ट आए थे, हमने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से नारा लगाते देखा था कि गंगा यहां से बहते हुए सीधे पश्चिम बंगाल में ही रुख करती हैं। तो फिर डर है आप लोगों को, क्योंकि पहले नंबर पर अगर टीएमसी है, लगातार आप लोगों की वहां सरकार है 2011 से, तो दूसरे नंबर के साथ 77 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ वहां पर आप लोगों को घेर रही है। इसके पहले कभी इतनी सीटें नहीं थी उसके पास जितनी 2022-21 में आई थी। देखिए चित्रा जी, त्रिपाठी जी नमस्कार। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए, सबसे पहले 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, मैं उनको नीतीश कुमार जी और उनके पूरे गठबंधन को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने कहा कि गमछा हिला करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे कि बिहार तो अब होगी, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती, चित्रा जी मैं स्पष्ट रूप से मैं तमाम लोगों के बीच कहना चाहता हूं, यहाँ भी कोई भी जाति के आधार पर यहाँ वोट नहीं होता है, यहाँ पर लोगों के आधार पर वोट होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी अगर मतलब फेमस नेम है तो वो हम सबकी नेत्री ममता बनर्जी है, जिसको रियासत पूरा बंगाल जो है एक नाम ममता बनर्जी छोड़कर कुछ पहचानती नहीं। और यहाँ किसी भी कीमत पर 2021 में आपने कहा कि 70 सीट लेके आए हैं और आप लोगों को डर है। 2021 में इन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं पश्चिम बंगाल की जनता, जिन्होंने जनादेश हमारी नेत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार बनाई थी और 213 सीट में हम लोग लगा करके कामयाब हुए थे। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी ये जो परिस्थिति है, जो यहाँ SIR के जरिए जो परिस्थिति हो रही है लोगों की, जो जाने आज भी लोगों की जान चली गई है, BLO के लोग के जान चली गई है, तो ये जनता सब देख रही है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी 30 सीट भी, मैं ये स्पष्ट कर देता हूं आपको कि 30 सीट भी लाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल की जनता जो आज सोचती है 24 घंटे के बाद, आज बिहार को देख रहे हैं कि पूरा बिहार में किस तरह से मैंडेट मिला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का राज चलेगा और तृणमूल कांग्रेस का राज चलेगा। यहाँ की जो हमारे 8.25 करोड़ मतदाता है वो ममता बनर्जी के साथ में है। इसलिए ममता बनर्जी सबका साथ बोलते हैं मोदी जी, सबका विकास बोलते हैं मोदी जी, लेकिन सबका साथ अगर देने वाली है तो हमारी इकलौती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। सबका विकास अगर कोई करती है तो हमारी ममता बनर्जी है। वो सबका समझ लिए, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय, ईद से लेकर के, छठ से लेकर के, दशहरा से लेकर के, दुर्गा पूजा से लेकर के, बड़ा दिन से लेकर के हर फेस्टिवल में वो अतिथि बन करके वो उपस्थित रहते हैं। लोगों के खेला हो गया था बीजेपी के साथ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके नेताओं ने जितनी मेहनत की है और ममता बनर्जी के समय में चूंकि जंगल राज बोलकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी और वैसे ही पश्चिम बंगाल का जंगल राज भी खत्म करना है, जब बीजेपी दफ्तर से दिल्ली से वो संबोधित कर रहे थे। अब मैं रोहित सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये सच बात है कि 20 सालों से तकरीबन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी सबसे अपने स्वर्णिम काल के दौर में है, सबसे मजबूती के साथ यहाँ पर तो बन गई डबल इंजन की सरकार। लेकिन टीएमसी की और आरजेडी के लोग, बाकी नेता भी बोल रहे हैं कि कोई गलतफहमी नहीं पाले एनडीए कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन जाएगी, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी हैं सर्वमान्य नेता बंगाल की। ऐसा है चित्रा जी, राष्ट्रीय जनता दल को जमीन नहीं बचा है बिहार में, जमीर तो इन लोगों के पास है नहीं। बुरी तरह चारों खाने चित्त बिहार की सम्मानित जनता जनार्दन ने इनका विसर्जन कर दिया गंगा जी के तट पर जाकर के, पटना के बांस घाट पे, गुलबी घाट पे। अब लोग बंगाल के भरोसे फान रहा है। ऐसा है, पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तय है। और ये जो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने आप को बंगाल का जागीरदार समझ रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इस देश में लागू है, और संविधान जब तक लागू है तब तक कोई जमींदार, राजा महाराजा, जागीरदार नहीं है। बंगाल की जनता ने ही ममता बनर्जी जी को विधानसभा में चुनाव हराया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी को उस सीट पर चुना, जो वर्तमान में नेता विपक्ष के पद पर आसीन हैं। पूरा देश विकास चाहता है, पूरा देश घुसपैठ से मुक्ति चाहता है, पूरा देश आतंकवाद, नक्सलिज्म से मुक्ति चाहता है। और बंगाल की जनता लगातार वामपंथियों के नेतृत्व में और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी थोड़े हैं। अब जो हम बोलेंगे आप उस पर आपत्ति कीजिएगा, करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। न वामपंथी दलों के पास एक भी सीट है, न कांग्रेस पार्टी के साथ एक भी सीट है। आपको लड़ना तो ममता बनर्जी से है ना, वो नारा देती है बंगाल की बेटी ममता बानो, नो ममता बनर्जी, ममता बानो का विसर्जन होगा गंगा सागर में। त्रिपाठी जी देखिए, तय कर लिया है, ये बंगाल की जनता है, ये बंगाल ममता बानो को गंगा सपना सागर पूरा कभी नहीं होगी। बंगाल की जनता यहाँ सपना पूरा प्रभावित कभी नहीं होगी करेगी। आपकी। जैसे बिहार की यहाँ जनता सपना कभी ने पूरी नहीं लालू होगी। यादव को खत्म किया, वैसे ममता बनर्जी ममता बानो बनर्जी समाप्त होगी। पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बाबा साहब ममता अम्बेडकर बनर्जी का को खत्म संविधान करने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा। ममता बनर्जी ममता बानो देश विरोधी, ममता बानो मानवता विरोधी, ममता बानो के नेतृत्व में और ममता बानो के भतीजा के नेतृत्व में बंगाल को लूटा गया। ममता बनर्जी ने 2021 में जब वो पहुंची थी नंदीग्राम, उस समय मैं नंदीग्राम में ही थी, ठीक है। नंदीग्राम में जाकर जब ममता बनर्जी ने माँ दुर्गा की स्तुति पढ़ी थी मंच से, उस समय ये जो छवि बनाई जा रही थी बीजेपी की ओर से, उसको तोड़ने की कोशिश उनकी ओर से की गई, ठीक है। कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं अजय आलोक जी आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, अब प्रियंका गुप्ता जी देखिए आप लोगों का क्या हाल हो गया। बिहार में आप 6 सीटों पर आ गए, पश्चिम बंगाल में आप 0 सीट पर हैं। हमारा हाल तो जो हो गया, लेकिन आपकी डिबेट पे जिस तरीके की बिहेवियर दिखाया जा रहा है वो मुझे लगता है राजस्थान में भी वही हाल है। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से उठने की जरूरत है, आप समझ रही हैं? देखिए, राजनीति में एक शुचिता होती है, 0 सीट है, कैसे करेंगे शुरुआत पश्चिम बंगाल? डिबेट में एक शुचिता होनी चाहिए। कांग्रेस का जो नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़कर अब अपनी डिबेट की चिंता करिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी के नाम के आगे जिस तरीके से इंसल्ट की जा रही है, उस पर आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बीइंग अ फीमेल, पर आपने नहीं किया। पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात से। वो मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री है, शक्तिशाली महिला है, उनका अगर अपमान आपके चैनल पर होता है तो उसके लिए शर्मिंदगी मुझे हो रही है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा चैनल। खैर, मैं अपनी बात पर आती हूँ, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। अरे भाई, क्या कहा? नहीं, आपने सुना नहीं होगा ना, आपको सुनाई भी नहीं देता होगा। खैर, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता अपमान, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा था वो अपमानजनक था और किसी को भी बुरा लगेगा।
खैर छोड़िए, मैं बात करनी चाह रही हूँ कि जो जिस तरीके SIR प्रक्रिया को लगातार हम सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र का पूरी तरीके से कैंसर बन चुकी है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट को कैप्चर किया जा रहा है वो पूरी तरीके से हताशा, निराशा और भय का माहौल बना रही है। जिस तरीके से सत्ता के जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो नामों को ऐड करना और नामों को काटने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से भागीदारी कर रहे हैं और लगातार इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक बना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से जिस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वो पूरी ऑब्जेक्शनल है और इसके साथ में हमने पूरा प्रण किया है कि किस तरीके से फर्स्ट वीक में SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के खिलाफ जो रैली होगी उसमें ये पूरी तरीके से साफ किया जाएगा कि किस तरीके से देश के जनादेश होता है उसको किस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सवाल उठाए गए कि मरे हुए वोटर जिंदा और जिंदा वोटर मरे हुए हो गए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के बाद ये तक निकल कर नहीं आया कि कितने लोग घुसपैठिए थे, तो आखिर आप SIR प्रक्रिया का निष्कर्ष क्या निकला, मुझे ये कोई बताने की जहमत उठाएगा? मैं सिर्फ समझती हूँ कि जिस तरीके से ऑलरेडी डुप्लीकेट वोटर को सॉर्ट आउट करने के लिए उसमें एक प्रोसेस होता है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में है, उसको भी आपने हटा दिया। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ क्या आप इसको और पारदर्शी कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये लोकतंत्र का हनन है और इसके खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी। 12 राज्यों में जिस प्रकार से आप ये SIR प्रक्रिया कर रहे हैं वो सवालिया निशान के अंतर्गत है, क्योंकि एक BLO पर जिस तरीके से आपने छोड़ रखा है उस BLO को तो प्रलोभन और दबाव और उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव और उसके साथ में प्रशासनिक दबाव भी होता है, उसको क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये सवाल का निशान है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, प्रक्रिया हो आपने रही शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी की चिंता में नहीं करनी चाहिए, अपने डिबेट की चिंता करनी चाहिए। यकीनन अपने डिबेट की ही मैं चिंता करूंगी, कांग्रेस पार्टी को खुद अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरा चिंता करके उसको उठा नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के नाम के साथ बानो शब्द लगाया। बानो शब्द से क्या आपको एलर्जी हो गई? बानो शब्द से क्या एलर्जी हो गई आपको? क्या समझ में आ रहा है बानो शब्द से? नहीं, मैं आपके नाम के आगे कुछ भी लगा दूं, आपको अच्छा लगेगा? है शाब्दिक अर्थ नहीं, मैं आपके नाम के आगे कुछ भी लगा दूं, आपको अच्छा लगेगा? लगा दीजिए, क्या हो गया? चित्रा बानू आपको अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे लगता है शब्दों का अर्थ नहीं पता हो, जब शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता हो तो फिर इस तरह से उठ के, चूंकि वो एक मुस्लिम शब्द है तो फिर हंगामा खड़ा कर देना ठीक नहीं है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बानो शब्द का अर्थ होता है महिला। सम्मानजनक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और बानो का शाब्दिक अर्थ होता है महिला, रानी, राजकुमारी, अलग अलग सम्मानजनक शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं भी मेरे आगे भी लिख दीजिए भाई, प्रियंका बानू लिख दीजिए ना, क्यों नहीं लिख सकती? प्रियंका जी परमिशन दे रही हूँ, लिख दीजिए प्रियंका बानू लिख दीजिए, मेरे नाम के आगे चित्रा बानू लिख लीजिए। आप लेकर इतना नाराज मत होइए, लिख दीजिए। आप बानो एक सम्मानजनक शब्द है, बानो एक सम्मानजनक शब्द है, बानो एक सम्मानजनक शब्द है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे ही हैं, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को सम्मान देने के लिए बानो शब्द का इस्तेमाल किया, क्या दिक्कत है? हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री के नाम क्या हिंदुस्तान वाले सारे हमारे हैं। अब बानों पर इतनी आपत्ति कांग्रेस को हो रही है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, ठीक है, पाकिस्तान आया कहाँ से? ठीक है रोहित जी, हो गई आपकी बात। अजय आलोक जी, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी देखिए एक तरफ पुजारियों के लिए पैसों की व्यवस्था करती हैं तो दूसरी तरफ वो जाकर अब हाथ दोनों जोड़कर नमाज पढ़ते हुए भी कई जगहों पर नजर आई हैं। दुर्गा पूजा में अलग अलग पंडालों पर जाती हैं तो वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी निशाने पर लेती हैं। यहाँ पर आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से थी, राहुल गांधी से थी, लेकिन ममता बनर्जी एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे अजय आलोक जी आप? देखिए उनसे तो लड़ लेंगे, पहले जरा कांग्रेस को बोल देता हूँ। एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, जिसमें आदमी बार बार वही काम करता है। तो इनके जो युवराज हैं राहुल गांधी साहब, उनको ये बीमारी 2018 से लगी हुई है। कभी राफेल लाते हैं, कभी पेगासस लाते हैं, कभी पेगासस लाते हैं, कभी एंडरसन लाते हैं, कभी ईवीएम लाते हैं, कभी अब लाया वोट चोरी भूल के SIR पे आ गए। अच्छा, अरे भैया 50 करोड़ 600 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब वो फॉर्म भर के लोग जमा करेंगे। अब घुसपैठिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, किसने कराया? बीच में मैं कह रहा हूँ, कानून वापस लाने के लिए किसने मजबूर किया आपको? जातिगत जनगणना ही पकड़ा हुआ, रानी जी को एक्सपोज कौन करता है? ना जातिगत जनगणना पे भी थे, जो हिंदू नहीं है वही जाति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ना कर्म से हिंदू ना धर्म से हिंदू, वो बात करेंगे जातिगत जनगणना की। हर काम जो समाज को तोड़ सके वही काम करते हैं। अब आप सुनिएगा आपकी बात, अपनी सवाल का जवाब सुनिए ना। घुसपैठियों पे ही बता रहा हूँ कि कैसे घुसपैठिए पता चलते हैं। ये जो 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म भरे आ रहे हैं, इनको वापस करने की फुल करके तिथि है 3 तारीख।
अब जितने फॉर्म इसमें से वापस नहीं आएंगे, वो क्यों नहीं आए फॉर्म? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो जब भेजेंगे फॉर्म जमा करके और उसका रीवेरिफिकेशन की जाएगी तो ये सब पकड़े जाएंगे। अब टीएमसी को बताता हूँ कि टीएमसी का इस फॉर्म से क्या मतलब है। आज ही चित्रा जी, मैं आपके ही चैनल पे देख रहा था कि मुर्शिदाबाद से लेके 24 परगना से लेके हर जगह बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से जहाँ जहाँ लगता है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये कौन है? ये भारतीय तो नहीं है जो वापस बांग्लादेश में जा रहे हैं, ये वही बांग्लादेशी हैं। और जिस तरह से शरीर में से हेमोग्लोबिन कम होने लगता है ना, तो शरीर उजला पड़ने लगता है। तो ममता बानू या ममता बनर्जी जो कहिए बात बराबर है, क्योंकि वो गाय का दूध देने वाली गाय का लात खाने को तैयार है। जो गाय दूध देती है उसका लात खाने को तैयार है। तो उनको बानो कहिए, बनर्जी कहिए, उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, चंदा लेने को तैयार, इनको वापस जाते देख के हेमोग्लोबिन 1-1 ग्राम घटते जा रहा है, क्योंकि ये है अवैध प्रवोटर, अवैध प्रवासी। यही बिहार में भी हुआ था। यकीनन घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, यकीनन जो स्थानीय वायदे किए जाते हैं उस पर जनता ज्यादा वोट करती है। रोजगार के मुद्दे पर जनता ने बीजेपी जेडीयू की सरकार पर भरोसा किया है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, तो वो और ज्यादा उम्मीदें कर रही है सरकार बनने के बाद उनको और सशक्त करेगी और आगे और भी तमाम योजनाएं जो किसानों के संदर्भ में की गई हैं उसको पूरा करना यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको मिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचंड जनादेश, तो आपने जो रिकॉर्ड बनाया है बिहार में कई बार अलग अलग वक्त पर 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की, तो विकास के रास्ते पर भी कम से कम नीतीश कुमार ऐसा रिकॉर्ड बनाए जो आगे आने वाले वक्त में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। अब बिहार के बाद बंगाल की कितनी बारी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर कौन मारेगा बाजी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। महादंगल में बिहार विधानसभा पटना से अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।